Welcome to my channel CIP Made Simple. So friends, today we are going to discuss about one case study, one very important case study which is related to supply and demand. So many people were asking, were just demanding for this kind of lesson. So in this lesson we are going to study two case study. We are taking two case study, and those two case study are relates to this topic supply and demand. So दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो यदि नहीं क्लियर होगा तो ये सब पॉइंट नहीं क्लियर होगा आपको। तो थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार ज़रूर देखें, तब इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करें, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक एक चीज़ को समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं इस केस स्टडी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। देखिए, पहले इस ग्राफ को समझिए, इस ग्राफ का क्या मतलब है। देखिए, इस ग्राफ में जो है वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं P1, P एंड P2, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं Q1, Q एंड Q2। ठीक है, और आप लोगों को पता है यहाँ पे देखिए एक कर्व है डी वाला, और एक कर्व है S वाला। तो डी वाला कर्व डिमांड कर्व है, और इसका नेचर क्या है आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और S कर्व जो है वो हमारा सप्लाई वाला है, और इसका नेचर क्या है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आप देखिए, और आगे आगे क्या कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि हुआ क्या, कि एक बार शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सप्लाई में शिफ्ट हुआ है। पहले एस था सप्लाई, डिमांड हमारा वही का वही है, लेकिन सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई चेंज हो रहा है। पहले S1 हुआ, S1 यदि हुआ तो P1 प्राइस है, Q1 क्वांटिटी है। S2 यदि हुआ तो P2 प्राइस है, Q2 क्वांटिटी है। चलिए, और E1 E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दोस्तों, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ये सब मैंने अच्छे से डिस्कस किया था अपने थ्योरेटिकल वाले टॉपिक में। जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर एक बार जाके देखें। चलिए, अपने केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी में पूछा गया है, इन द अबव डायग्राम P1, P एंड P2, देख सकते हैं P1, P एंड P2 रिप्रेजेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को दोस्तों, ये प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, और जो कि सप्लाई को इफेक्ट कर रहा है। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ऑप्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन 2 है शिफ्ट इन डिमांड, ऑप्शन 3 है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऑप्शन 4 है शिफ्ट इन सप्लाई। तो दोस्तों आइए समझते हैं। तो डायग्राम क्या रिलेट कर रहा है, डायग्राम रिलेट कर रहा है शिफ्ट इन सप्लाई को। क्यों क्यों शिफ्ट इन सप्लाई को रिलेट कर रहा है, इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। इसका रीज़न समझिए। देखिए, इसका रीज़न क्या है कि आपको मैंने बताया था कि यदि हमारा सप्लाई किसी भी कारण से चेंज होता है, ठीक है, अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने के कारण यदि सप्लाई चेंज हो रहा है तो शिफ्ट नहीं कहेंगे उसे, लेकिन प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण हमारा यदि सप्लाई चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होने के कारण हमारा जो सप्लाई है वो चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारा प्राइस तो नहीं है, ठीक है, प्राइस से दूसरा फैक्टर है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसे टर्म दिया गया है शिफ्ट इन सप्लाई। दोस्तों, मैंने अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में आपको अच्छे तरीके से समझाया था शिफ्ट इन सप्लाई का क्या मतलब है। मैं अभी फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई में चेंज आना किसी और फैक्टर के कारण। ठीक है दोस्तों, किसी और फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे वो फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में आप खुद सोचिए, प्रोडक्शन का जो लागत होता है, आप मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका यदि प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि आपको सस्ता में वो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई आप करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, क्वान्टिटी बढ़ा देंगे आप। तो ये चीज़ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द पॉइंट E2, E एंड E1 इन दैट ऑर्डर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जरा देखिए दोस्तों, E2, E एंड E1 कहाँ है। E2 यहाँ नीचे है, E उसके ऊपर है, E1 उसके ऊपर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑर्डर में, जरा ऑप्शन को देखते हैं। देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच द प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। बी कह रहा है देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। सी कह रहा है देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग द सप्लाई। और डी कह रहा है देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग सप्लाई। आइए समझते हैं। आप जरा देखिए दोस्तों, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है, P2। ई के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है, P। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है, P1। आप ये बताइए मुझे कि P2, P और P1 इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन है, P1 बड़ा है। आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल है। वाई एक्सिस को आप ठीक से देखिए तो P1 सबसे ऊपर है, यानी P1 जो है P से बड़ा है, और P जो है P2 से बड़ा है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग E2 से E1 जा रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है दोस्तों। अब प्रोडक्शन कॉस्ट यदि बढ़ेगा, ये तो क्लियर है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, आइए समझते हैं। अब देखते हैं मैंने यहाँ क्या लिखा है। देखिए E2 E1 जा रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि हम समझ रहे हैं। अब यदि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए आप खुद प्रोड्यूसर हैं और कॉस्ट लागत जो है वो बढ़ रही है, प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है, तो क्या होगा, आप क्या अर्लियर जो सप्लाई था उसको मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जो है, अभी के सिचुएशन में मान लीजिए कि आप 1000 आइटम सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन कल को क्या हुआ कि उसका आपका जो लागत था प्रोड्यूस करने का वो बढ़ गया, तो क्या होगा, 1000 की जगह आप लोग 700 करेंगे, 800 करेंगे, 1000 तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस कारण आपको सप्लाई क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा ऑप्शन में क्या देखा हुआ था, ऑप्शन को पढ़िए कि देर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, बी में क्या कर रहा है, देर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। हम क्या देख रहे हैं कि E2 E1 में जा रहे हैं तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी कर रहा है कि देर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग द सप्लाई, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई इंक्रीज करेगा, वो तो सप्लाई घटाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है हमारा। और डी में कर रहा है देर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो ऐसे ही गलत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद है मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका कि कैसे ग्राफ को रीड करना है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं इस पर एक लेसन लेके आऊँ केस स्टडी पे, तो फ्रेंड्स ये वही केस स्टडी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसी डायग्राम से रिलेटेड। द लाइन P2 E2 एंड Q2 इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जरा देखिए P2 E2 Q2 कहाँ है। देखिए P2 हमारा वाई एक्सिस पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। E2 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q2 हमारा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि P2 E2 Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला नंबर डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई, दूसरा नंबर है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, चौथा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड। तो ये चार ऑप्शन हमें दी गई हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है आप खुद बताइए दोस्तों, आप खुद बताइए कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है घटा है या बढ़ा है। आप खुद देखिए, यदि आप P2 पॉइंट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटा है हमारा, साफ साफ क्लियर है। ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि घटा है तो आप बताइए, आप इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि आज के समय में आप किसी किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 आइटम आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कल को क्या हुआ कि जो लागत थी वो घट गई आपकी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे, 1000 की जगह 1200 आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे या 1300 आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हुआ है, वो घट गया है, जिसके कारण से सप्लाई जो है वो हमारा बढ़ गया है। तो ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम प्रॉफिटेबल सिचुएशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका ये क्या आपको सही लग रहा है कि सप्लाई सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए सप्लाई बढ़ रहा है दोस्तों और प्रोडक्शन कॉस्ट घट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आप सी देखिए। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये था हमारा पहला केस स्टडी। अब हम लोग दूसरे केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी वही है, इसमें वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाया गया है। फिर से देखिए एक कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग जिसे D2 से रिप्रेजेंट किया गया है और एक कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग जिसे SS से रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं उसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट कहते हैं। और देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है डैश शेप में, जो कि इस लाइन को A और B पॉइंट पे काट रहा है, और दूसरा लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि C और D1 पॉइंट पे काट रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया इन द डायग्राम द एरिया बिटवीन पॉइंट A, E एंड B रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, A, E और B के बीच में जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन ए है लेस सप्लाई और शॉर्टेज, ऑप्शन बी है एक्सेस सप्लाई और सरप्लस, ऑप्शन सी है एक्सेस डिमांड और ऑप्शन डी है शॉर्ट डिमांड। आइए समझते हैं इस चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो कर्व SS है दोस्तों, SS कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और D2 कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बताइए A जो पॉइंट है वो किस कर्व पे लाई कर रहा है। तो A पॉइंट लाई कर रहा है हमारा डिमांड वाले कर्व पे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा B पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है हमारा सप्लाई वाले कर्व पे। ठीक है, तो बताइए
बी बड़ा है या ए बड़ा है, तो ऑब्वियसली बी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बी का क्वांटिटी का वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो एरिया है ए ई बी जो ट्रायंगुलर एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेसिव सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सप्लाई का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, बी जो है वो ए से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सप्लाई एक्सेसिव है। तो ऑप्शन को ज़रा देखिए, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है लेस सप्लाई, तो ये गलत है। बी कर रहा है एक्सेस सप्लाई, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सेस सप्लाई और सरप्लस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। इन द डायग्राम द एरिया बिटवीन पॉइंट्स एस ई एंड डी टू रिप्रेजेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस ई और डी टू के बीच में एरिया को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। एस ई एंड डी टू आप नीचे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बताइए कौन बड़ा है, एस बड़ा है या डी टू बड़ा है। पहले बताइए एस किस लाइन पे लाई कर रहा है, सप्लाई लाइन पे, और डी टू किस लाइन पे लाई कर रहा है, डिमांड लाइन पे। आप देख सकते हैं डी टू का वैल्यू एस से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, डी टू का वैल्यू एस से ज़्यादा है, दैट मीन्स डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा, एक्सेसिव डिमांड है, देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ, एस रिप्रेजेंट सप्लाई, डी टू रिप्रेजेंट डिमांड। सो एरिया बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स, सो डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, दैट मीन्स डिमांड इज मोर और शॉर्ट इज सप्लाई इज शॉर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई का शॉर्टेज है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों के साथ 5 क्वेश्चन डील किए। पहले की स्टडी में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे के स्टडी में 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा, और मैं इस तरह की स्टडी लेकर आऊँगा यदि आप सपोर्ट करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ऐसा केस स्टडी और भी चाहिए, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा इस केस स्टडी को। तो दोस्तों इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हमारा एक क्रम चल रहा है, हमारा एक सीरीज चल रहा है केस स्टडी का। तो उसी सीरीज में का दूसरा क्रम है जो कि मनी सप्लाई पे बेस्ड है। दोस्तों AVM का जो 3rd टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 केस स्टडी डील करूंगा, डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को कि मनी सप्लाई पे बेस्ड केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। मनी सप्लाई का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन को जाकर एक बार देख लें, फिर आप लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे इसके जो हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को जरूर देखा होगा, मेरा वीडियो लेक्चर सेपरेट बना हुआ है उस पर। आइए अब हम लोग इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहले इसका स्टेटमेंट को देखते हैं कि मेजर ऑफ मनी M0, M1, M2, M3 इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक, ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI, बैंक डिपॉजिट विद RBI, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये सभी चीज़ आते हैं। तो आउट ऑफ दिस द डिमांड डिपॉजिट और बैंकिंग सिस्टम आर इंक्लूड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डिमांड डिपॉजिट किसके अंदर आता है, M0, M1, B है M1, M2, C है M2, M3, D है M1, M2, M3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने जो माइंड मैप शेयर किया था आप लोगों के साथ, मैंने जो एक माइंड मैप शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसे आइए आप हम लोग एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। और इस माइंड मैप को आप लोग दिमाग में एकदम छाप के बैठा लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले आप लोगों को तो आप लोग बिना किसी डर के, बिना आप लोग तुरंत सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा नैरो मनी है, नैरो मनी को हम लोग M1 कहते हैं, और M1 के अंदर 2 पार्ट है, नीचे देखिए लिखा हुआ है करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। दोस्तों करेंसी विद पब्लिक को हम लोग M0 कहते हैं, करेंसी विद पब्लिक में ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI भी शामिल है। तो M0 में क्या है दोस्तों, हमारा करेंसी विद पब्लिक एंड ऑर्डर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने डिमांड डिपॉजिट को ऐड किया। तो डिमांड डिपॉजिट को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, नैरो मनी मिला, और उस नैरो मनी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, M1 कहते हैं। अब उस नैरो मनी में हम लोगों ने टाइम डिपॉजिट ऐड किया। ठीक है दोस्तों, तो टाइम डिपॉजिट को ऐड करने के बाद हमें मिला ब्रॉड मनी, जिसे हम लोग M3 कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी M1 में हम लोग पोस्ट ऑफिस का केवल सेविंग डिपॉजिट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा M2। ठीक है दोस्तों,
और M3 में यदि हम लोग पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें M4। तो आपको ये चार्ट को ध्यान रखना है, M0, M1, M2, M3, M4 सब कुछ यहाँ चार्ट में दर्शाया गया है। बस एक माइंड में बना लीजिए इसे। अब आप देखिए सब क्वेश्चन तुरंत तुरंत सॉल्व करेंगे आप। जरा क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या था। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डिमांड डिपॉजिट जो है किसके किसके अंदर आता है। तो दोस्तों आप ये बताइए, डिमांड डिपॉजिट जो है M0 के अंदर आएगा क्या? तो नहीं आएगा M0 के अंदर, क्योंकि M0 के अंदर तो हमारा करेंसी विद पब्लिक और अदर डिपॉजिट विद RBI आता है, तो M0 तो होगा नहीं। तो जो जो ऑप्शन में M0 है उसे आप लोग हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में M0 है, तो वो तो होगा नहीं। चलिए अब जरा ये बताइए दोस्तों, M1 में डिमांड डिपॉजिट आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा M1 में डिमांड डिपॉजिट, हमने नीचे यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो M1 में यदि डिमांड डिपॉजिट आएगा तो क्या M2 में डिमांड डिपॉजिट आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि M2 ही M1 से बना है। तो M2 यदि M1 से बना है और M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है M2 के अंदर भी डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, M3 में आएगा क्या? बिल्कुल M3 में आएगा। तो यदि M1 में आ रहा है तो M2, M3, M4 सब में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, M1, M2, M3। M0 को छोड़कर बाकी सब में जो है हमारा ये डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। Major portion of which of the following contains interest free funds and is the most liquid part of money supply। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट फ्री फंड है और सबसे ज़्यादा लिक्विड पार्ट है मनी सप्लाई का। लिक्विड पार्ट आप लोग समझते होंगे, हाँ, जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है दोस्तों। तो जरा ऑप्शन को देखिए, M0, M1, M2, M3। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट फ्री फंड किस में है और मोस्ट लिक्विड कौन सा है? तो जरा देखिए दोस्तों, M0 का जरा देखिए। M0 के अंदर क्या होता है? पब्लिक करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड बैंक डिपॉजिट विद RBI। तो ये जो पोर्शन है ना दोस्तों, करेंसी विद पब्लिक वाला या अदर डिपॉजिट विद RBI वाला या बैंक डिपॉजिट विद RBI वाला, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री फंड है और सबसे लिक्विड भी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि M0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द लायबिलिटीज सच एज करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, मार्जिन्स हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड इनिशियली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ वर्ड जो इनिशियली है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग अंडरलाइन करेंगे। पूछा गया कि शुरू में किस में है, ठीक है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए ये सब जो है हमारे करंट डिपॉजिट या डिमांड लायबिलिटी या मार्जिन, हमने क्या देखा था? हमने M0 में क्या देखा था कि M0 में यदि डिमांड लायबिलिटी को जोड़ देते हैं हम लोग तो हमें मिलता है M1। हमने देखा था ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमारे लायबिलिटीज़ है, करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी या LC का मार्जिन, तो ये सब किसका पार्ट है दोस्तों? ये सब M1 का पार्ट है। तो इनिशियली ये M1 का पार्ट है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे ये M2 का भी पार्ट है, M3 का भी पार्ट है, M4 का भी पार्ट है, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा M1। क्यों M1 करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि इनिशियली वर्ड लिखा हुआ है, तो इनिशियली ये M1 का पार्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पहले केस स्टडी को अच्छे तरीके से समझ लिया, उसके एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने देखा। आइए अब हम लोग दूसरे केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है, जो कि मनी सप्लाई पे ही बेस्ड है। तो फ्रेंड्स केस स्टडी 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिलीज्ड बाय RBI फॉर फोर्टनाइट एंडिंग जून 26 जून। मतलब 26 जून में जो फोर्टनाइट ख़त्म हुआ उससे बाद RBI ने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया, वो देखिए क्या है। तो देखिए एक कॉलम है हमारा 31 मार्च का और एक कॉलम है हमारा 26 जून का, ठीक है। अब देखिए पहला रो में क्या है? करेंसी विद पब्लिक। तो करेंसी विद पब्लिक 31 मार्च को कितना था? हो सकता है ये डाटा करोड़ में हो, वो मैटर नहीं करता है हमें, ठीक है। 13,863 13,863 ऑन March 31 और 26 जून को कितना था? 14,302। फिर दूसरा देखिए डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तो 31 मार्च को कितना था? 8,907 और 26 जून को कितना है? 9,134। फिर टाइम डिपॉजिट विद बैंक 31 मार्च को कितना था? 82,538 और 26 जून को कितना है? 84,992। और अदर डिपॉजिट विद RBI 31 मार्च को था 147 और 26 जून को है 91। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ M0 एज ऑन March 31, यानी कि 31 मार्च को M0 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले M0 होता क्या है दोस्तों, आप ये बताइए। M0 के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है जनता के पास जो करेंसी है, यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, और अदर डिपॉजिट विद RBI। तो दोस्तों M0 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो करेंसी विद पब्लिक कितना है? 13,863। अदर डिपॉजिट विद RBI कितना है दोस्तों? 147।
तो 13,863 में हम लोग यदि 147 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14,010। तो दोस्तों 14,010 ही हमारा m0 का वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ नैरो मनी एज ऑन मार्च 31। तो दोस्तों नैरो मनी पूछा गया है, 31 मार्च को नैरो मनी क्या है। तो दोस्तों नैरो मनी के बारे में हम लोग जानते हैं। नैरो मनी होता है हमारा M1। M1 के अंदर क्या होता है दोस्तों, M1 के अंदर हमारा M0 होता है और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक होता है। तो दोस्तों M0 तो हम लोगों ने निकाल लिया, कितना निकाला था, 14,010 निकाला था। अब उसी को यूज कर लेंगे। डिमांड डिपॉजिट कितना दिया हुआ है दोस्तों 31 मार्च के लिए, डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है 8,907। तो उसमें हम लोग 8,907 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 22,917। तो M1 निकल गया हमारा 22,917। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी ऑन मार्च 31। तो 31 मार्च को ब्रॉड मनी कितना था ये पूछा गया है। तो दोस्तों ब्रॉड मनी के अंदर क्या क्या आता है, ब्रॉड मनी यानी कि M3 के अंदर M1 आता है, ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग टाइम डिपॉजिट को ऐड कर लेंगे। तो M1 हम लोगों ने निकाल लिया है 22,917, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट कितना है दोस्तों, टाइम डिपॉजिट जो है 31 मार्च का वो दिया हुआ है 82,538, 82,538। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस 22,917 में से 82,538 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1,05,455। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,05,455। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने दूसरे केस स्टडी को भी सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स ये जो केस स्टडी था इसमें हम लोगों ने दो केस स्टडी को देखा इस सेगमेंट में, जो कि बेसिकली मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन से, मनी सप्लाई से रिलेटेड था। अगला जो केस स्टडी मैं लाऊंगा वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों आपको ये केस स्टडी का सीरीज़ कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। एवीएम का जितना पॉसिबल टाइप ऑफ केस स्टडी है सभी मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि एग्जाम में किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही साथ बीएफएम के तो हम कर ही रहे थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपकी लाइक की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को और ज़्यादा लोगों के साथ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों, उनका भी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो। ठीक है दोस्तों, तो इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड एक केस स्टडी, और एक केस स्टडी बेस्ड होगा हमारा बिजनेस साइकिल पे। तो दो केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं, और ये जो केस स्टडी का सीरीज चल रहा है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप लोग अलग अलग तरह के केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई, मनी सप्लाई कर्व, इन सभी के केस स्टडी को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस केस स्टडी को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार जरूर देख लें, तभी आप इस केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आप लोग जानते ही हैं कि इसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरा इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे एक बार ज़रूर जाके देखें, तब इसे आप पढ़ें, तब इस केस स्टडी को सॉल्व करें तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं केस स्टडी में क्या कहा गया है। सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों इस ग्राफ में हमारे पास ऑरिजिन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इनकम को दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाया गया है दोस्तों। अब देखिए एक्स एक्सिस पे y1, y2, y3, y4, y5 ये सभी इनकम लेवल्स हैं, और वाई एक्सिस पे R1, R2, R3, R4, R5 ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो कर्व आपको दिख रहा होगा। एक कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसे हम लोग IS कर्व कहते हैं, यानी कि इनकम सेविंग कर्व कहते हैं। और दोस्तों दूसरा जो कर्व है वो है हमारा LM कर्व। LM कर्व को हम लोग लिक्विडिटी मनी प्रेफरेंस कर्व कहते हैं दोस्तों। तो ये जो कर्व है लिक्विडिटी मनी वाला, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। फ्रेंड्स ये दोनों जो IS और LM कर्व हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ जिस पॉइंट पे R3 और Y3 इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये है इस ग्राफ का बेसिक मीनिंग। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायग्राम डिपिक्ट्स द IS-LM कर्व मॉडल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। OX रिप्रेजेंट डिफरेंट इनकम लेवल, हमने बताया था। OY रिप्रेजेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने बताया था। अब इन ग्राफ के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द IS-LM कर्व मॉडल। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से जो है IS-LM कर्व मॉडल को प्रोपाउंड किए थे। ऑप्शन ए को देखिए, हिक्स एंड हैंसन। ऑप्शन बी है JM केन्स। ऑप्शन सी है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और ऑप्शन डी है हिक्स एंड केन्स।
तो दोस्तों ISLM कर्व मॉडल को किसने प्रपोन किया था? तो सबसे पहले देखिए ISLM कर्व में दो चीज़ है, एक है IS और एक है LM। ठीक है दोस्तों, IS को हम लोग इनकम सेविंग कहते हैं और LM को हम लोग लिक्विडिटी मनी कहते हैं। दोस्तों मैंने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से समझाया था कि ये जो LM कर्व होते हैं वो कुछ और नहीं है, वो कीन्स मॉडल है। वो क्या है दोस्तों? वो कीन्स मॉडल है। ठीक है, तो ये जो कर्व मॉडल है ये प्रपोन किया था किन दोनों ने? हिग्स और हैंसन ने प्रपोन किया था। इसीलिए हम लोग इसे हिग्स हैंसन सिंथेसिस भी कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिग्स हैंसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ISLM कर्व को किसने प्रपोन किया था? हिग्स एंड हैंसन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो ये इसका एक और फ़ायदा क्या है, इस ग्राफ का, इस ISLM कर्व का एक और खासियत क्या है कि ये सिंथेसिस लाता है क्लासिकल थ्योरी में और कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। तो कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि LM कर्व और क्लासिकल थ्योरी यानी कि IS कर्व, तो एक तरह से IS और LM कर्व मिल गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग IS कर्व इन द डायग्राम। IS कर्व से रिलेटेड कौन सी जानकारी सही है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन है व्हेन इनकम राइजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो राइजेस। डी कह रहा है व्हेन इनकम फॉल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो फॉल। तो दोस्तों IS कर्व को आप लोग पहले समझिए। IS कर्व क्या है दोस्तों? IS कर्व हमारा कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस इनकम सेविंग को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो IS कर्व है, केवल यहाँ IS कर्व की बात हो रही है दोस्तों, LM से कोई मतलब नहीं है। ये जो IS कर्व है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाम से ही देखिए ना दोस्तों, I से इनकम हुआ, S से सेविंग हुआ। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारा एक एक्सेस पे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा दूसरे एक्सेस पे। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि इनकम बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकम यदि आपका बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? ब्याज का जो दर है वो बढ़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो ये तो सही है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बेस्ड है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी को जरा देखिए, ऑप्शन बी में कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि इनकम राइज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी राइज करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है एक तरह से, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द डायग्राम द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई। ठीक है, इन दिस कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये वो ऑप्शन देखना है जो कि सही नहीं है। और हम लोग जानते ही हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा ई पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वन नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है एट दिस पॉइंट द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। चलिए, बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम। सी कह रहा है डिमांड फॉर मनी इज इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई ऑफ मनी। और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या खासियत है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस तरह रिलेशन में रहता है ताकि इन्वेस्टमेंट सेविंग जो कि IS कर्व से रिप्रेजेंट है और डिमांड एंड सप्लाई जो कि LM कर्व से रिप्रेजेंट है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या खासियत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह रिलेशन में होता है आपस में कि इनकम एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम, IS आर इन इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सप्लाई आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो इनकम सेविंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? IS कर्व। डिमांड सप्लाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? LM कर्व। तो आपस में सभी लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं। जरा ये ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एट दिस पॉइंट इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशन टू ईच अदर। बिल्कुल सही है। अब मैंने बताया भी कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। और मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट पे जो इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि IS का जो कंपोनेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और इस पॉइंट पे LM का जो कंपोनेंट है जो कि डिमांड और सप्लाई है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या गया था? नॉट करेक्ट। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का इस केस स्टडी का आखिरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ISLM और डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ISLM कर्व है इसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3 कर रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी। अब देखिए ऑप्शन किस तरह है, 1 to 4 ऑल, 1 2 and 4, 2 3 and 4, 1 3 and 4। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे CIB में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या खासियत है क्वेश्चन का, कि ऑप्शन को भी पे भी एक ऑप्शन बनाया गया है। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ISLM कर्व जो है किन किन चीज़ों पे बेस्ड है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन पे बेस्ड है, दूसरा है सेविंग कंजम्पशन फंक्शन पे बेस्ड है, तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे बेस्ड है, और चौथा है क्वांटिटी ऑफ मनी पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये चारों के चारों फंक्शन पे ISLM कर्व हमारा बेस्ड है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पहले केस स्टडी को डिस्कस किया। दोस्तों जो लोग इसे नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है, जो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि उनको नहीं समझ में आया होगा। तो उनको करना क्या है कि पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार देखें, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक देखें, और फिर इसे अटैम्प्ट करें। फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। दूसरा केस स्टडी हमारा बेस्ड है बिजनेस साइकिल। दोस्तों बिजनेस साइकिल AVM का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है। तो इसका तो क्वेश्चन यदि आए तो उसको तो छोड़ना है नहीं आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, तुरंत समझ में आता है। आइए देखते हैं क्या केस स्टडी कह रहा है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो वेव टैब बना हुआ है 1 2 3 4 1 2 करके, तो इस डायग्राम के बारे में कहा गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रिसेशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन। तो अब हमें आंसर करना है इन क्वेश्चनों को बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ दिस फेजेस। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट नंबर 4 इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। मतलब पूछा गया है कि जो पॉइंट 4 है वो किस फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट 4 जो है हमारा इस डायग्राम में वो किस फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है बूम, ऑप्शन बी है रिसेशन, ऑप्शन सी है डिप्रेशन, और ऑप्शन डी है रिकवरी। तो आइए दोस्तों पहले इस डायग्राम को समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों वो बूम को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बूम मतलब कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है जो स्लोप है, पॉइंट नंबर 2 का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेशन फेज को, ठीक है दोस्तों। ये जो 2 का जो स्लोप है जो कि आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड मूविंग है कर्व, तो वो रिसेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीसरा जो है वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो ये क्या है, डिप्रेशन। और जो चौथा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है रिकवरी को। बस ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 है हमारा बूम, 2 है हमारा रिसेशन, 3 है हमारा डिप्रेशन, और 4 है हमारा रिकवरी। बस ये 4 चीज़ याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट नंबर 4 जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग ने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिकवरी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द अबव फेज इज नोन एज क्रिसिस। तो दोस्तों क्रिसिस किस फेज को कहा जाता है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों रिसेशन जो कि हम लोगों ने पॉइंट 2 से रिप्रेजेंट किया था उसी को क्रिसिस कहा जाता है। क्यों क्रिसिस कहा जाता है? क्योंकि इस फेज में सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस एक्टिविटी सफ़र करता है दोस्तों। तो जिस फेज में बिजनेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सफ़र करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसिस कहते हैं। और ये क्रिसिस यानी कि रिसेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा 2 केस स्टडी, इसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे CIB मेड सिंपल केस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हमारे CIB AVM के मॉड्यूल बी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बेस्ड है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस। दोस्तों टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके CIB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ केस स्टडी आते हैं। तो जिसे मैं आज मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस सेशन होगा ये 4 डिफरेंट वीडियोज़ में कवर होंगे, क्योंकि देखिए इनके 4 कंपोनेंट्स हैं। मतलब कि टाइम सीरीज़ में हमें 4 कंपोनेंट्स को या 4 वेरिएशन को पढ़ना है, और वो 4 वेरिएशन कौन कौन से हैं तो वो आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है हमारा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, थर्ड है हमारा सीजनल वेरिएशन, और चौथा है हमारा इरेगुलर वेरिएशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस लेसन में सेकुलर ट्रेंड को समझेंगे। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस।
ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों, किस तरह के ट्रेंड को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग लीनियर ट्रेंड को एनालाइज करने वाले हैं। आप लोग लीनियर ट्रेंड का मीनिंग समझते होंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। और दोस्तों इसमें a और b का वैल्यू आपको के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ध्यान रखना होगा आपको। देखिए b का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स मीन ऑफ एक्स बार इंटू मीन ऑफ वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन टाइम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको याद रखना काफ़ी आसान है, कैसे मैं बताता हूँ। आप केवल नंबरेटर को याद रखिए। जरा नंबरेटर में देखिए तो क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स वाई है, माइनस साइन है, एन टाइम्स एक्स बार इंटू वाई बार। अब देखिए डिनोमिनेटर भी क्या है, आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिख दीजिए, तो देखिएगा आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक को केवल याद करें, आप केवल नंबरेटर को याद करें तो डिनोमिनेटर अपना स्वतः आप लोग याद कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे आप लोग इस b के फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। चलिए ये तो था b की बात। अब हम लोग a कैसे निकालें, a जो कोएफिशिएंट है उसे कैसे निकालें। तो a को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है दोस्तों, a इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस b इंटू मीन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस आप जरा इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। तो आप लोग को a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मीन ले लेंगे, उसमें से b टाइम्स x का मीन को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको ये दो फार्मूला, एक b का और a का आपको याद रखना है। चलिए जरा समझते हैं इसमें x क्या है, y क्या है, ऐसा ये समझते हैं। देखिए x क्या है, बेसिकली x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x जो है हमारा वो स्वतंत्र वेरिएबल है, जो कि किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम पीरियड के डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है, मतलब ये जो लाइन है बेसिकली y इजिकल टू बी एक्स, वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स एक लीनियर लाइन होगी। और ये इस लीनियर लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो उसे हम लोग a कहते हैं। और b क्या है दोस्तों, b है हमारा ट्रेंड लाइन का स्लोप। अब देखिए a और b का वैल्यू जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने a और b का वैल्यू निकाला है ना ऊपर, वो बेसिकली ये इन दोनों इक्वेशन से निकाला है। इक्वेशन को जरा देखिए, एन ए प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये दो इक्वेशन याद करना है, जो कि काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है फिर से देखिए, एन ए प्लस समेशन ऑफ प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा इक्वेशन है हमारा a टाइम्स समेशन ऑफ x प्लस b टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। दोस्तों आपको ये दो इक्वेशन ध्यान रखना है, और इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपने बेसिक मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों आइए इस फॉर्मूले को मैं याद करवा देता हूँ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द ईयर एंड नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर, मतलब किसी पार्टिकुलर कंपनी की नेट वर्थ का ब्यौरा हमें दिया गया है, जो कि ईयर के एंड में यही कुछ इस प्रकार है। देखिए ईयर कब ख़त्म हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो 2010 में देखिए नेट वर्थ कितना था, 26 करोड़ था। 2011 में 30 करोड़ है, 2012 में 38 करोड़ है, 2013 में 50 करोड़ है और 2014 में 56 करोड़ है। ये डाटा हमें टेबलर फॉर्मेट में दी गई है यहाँ क्वेश्चन में। अब पूछा क्या गया है दोस्तों, कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है इन सभी डाटा का, ठीक है। किस तरह कैसे करके हमारे किस मेथड को अप्लाई करना है, तो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है दोस्तों। और फिर नेट वर्थ का एस्टिमेट फाइंड करना है। देखिए दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। चलिए दोस्तों आइए समझते हैं कैसे इन क्वेश्चन को किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने ऑरिजिन को कहाँ लेते हैं, मिडिल मोस्ट ईयर में लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग ऑरिजिन को मिडिल मोस्ट ईयर में लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है दोस्तों। टेबल में कॉलम को देखिए और रो को देखिए। सबसे पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है नेट वर्थ इन करोड्स। देखिए तीसरा कॉलम को समझना जरूरी है दोस्तों। तीसरा कॉलम मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। ये क्या है, ये हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग ऑरिजिन के रेफरेंस में सब कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग तीसरा कॉलम लेते हैं डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि हमारा ऑरिजिन से कितना डेविएशन है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ऑरिजिन क्या है दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं ऑरिजिन कैसे निकाला जाए। जरा क्वेश्चन को देखिए तो आप बताइए कितना साल है दोस्तों, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, यानी कुल मिलाकर 5 साल है।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, मीन कौन सा साल मीन होगा इसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो मीन ईयर होगा वो होगा 2012। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो 2012 है उसे ही हम लोग मीन ईयर लेंगे, यानी कि उससे ही हम लोग ऑरिजिन लेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों ऑरिजिन कैसे लेते हैं? ऑरिजिन जो हमारा मध्य होता है, मध्य यानी कि मीन जो होता है वही हमारा ऑरिजिन होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब देखिए आप लोग को ऑरिजिन पता हो गया, तो आप लोग डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डेविएशन? तो डेविएशन को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। ये नॉमेनक्लेचर आप लोग ध्यान रखेंगे, डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स क्या होता है? टी माइनस 2012। जैसा कि मैंने बताया था कि टी हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2012 को सब्ट्रैक्ट करेंगे टी में से। आखिर 2012 को ही क्यों किए? क्योंकि 2012 ही हमारा ऑरिजिन है। तो और डेविएशन हमेशा किससे निकाला जाता है? ऑरिजिन से निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, जरा आइए हम लोग देखते हैं डेविएशन को कैसे निकाला जाए। जरा कॉलम नंबर फर्स्ट रो में आइए। फर्स्ट रो में साल कौन सा है दोस्तों? 2010 है। ठीक है, और यही तो मेरा टी है, यही हमारा क्या है दोस्तों? यही हमारा टी है, टाइम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईयर 2010 के लिए डेविएशन हम लोग कैसे निकालें? तो करना क्या है, टी की जगह आप 2010 पुट कर दीजिए। तो 2010 माइनस 2012 कितना होगा? -2। 2011 के लिए डेविएशन कैसे निकालें? तो टी की जगह 2011 पुट कर दीजिए। तो 2011 माइनस 2012 यानी कि -1। 2012 के लिए क्या करना है? तो 2012 माइनस 2012 तो 0 होगा। फिर 2013 के लिए क्या करना है दोस्तों? तो 2013 माइनस 2012 1 होगा। और 2014 के लिए क्या करना है? 2014 माइनस 2012 यानी कि 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना दूसरा कॉलम भी फिलअप कर लिया। तीसरा कॉलम जो कि डेविएशन है, डेविएशन निकालना सीख गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला जो कॉलम है दोस्तों वो कैसे निकाला जाए? तो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो नेट वर्थ इन करोड़ है वो हमारा कैपिटल वाई है, और डेविएशन जो हम लोगों ने निकाला वो हमारा कैपिटल एक्स है। जो हमारा चौथा कॉलम है वो बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट है। सब फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन वो हमारा कैपिटल एक्स है, नेट वर्थ इन करोड़ वो हमारा कैपिटल वाई है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एक्स इंटू वाई, इसका हम लोगों ने चौथा कॉलम निकाला। अब देखिए चौथा कॉलम को कैसे फिलअप किया जाएगा, बहुत सिंपल है। 26 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों? 52, और यहाँ पे एक माइनस साइन होगा। 30 इंटू 1 कितना होता है? 30, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। 38 इंटू 0 कितना होता है? 0। ठीक है, उसी तरह 50 इंटू 1 कितना होगा? 50, और 56 इंटू 2 कितना होगा? 112। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपना चौथा कॉलम भी फिलअप कर लिया जो कि एक्स वाई का है। अब पांचवा जो कॉलम है वो हमारा एक्स स्क्वायर का है। एक्स क्या है दोस्तों? हमारा एक्स है ऑरिजिन से डेविएशन। आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना पाँचवा कॉलम भी फिलअप कर लिया जो कि एक्स स्क्वायर है। अब दोस्तों अब आप आगे मत देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला देखिए। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों आपको? अब देखिए यहाँ से करना क्या है दोस्तों हमें कि ये जो y जो हमारा पहला कॉलम था उनमें जो डाटा है उसे हमें ऐड करना है। यानी कि आप 26 देखिए 26, 30, 38, 50, 56 को जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ y कितना मिलेगा आपको? 200 मिलेगा। उसी तरह हमें समेसन ऑफ एक्स निकालना है, और समेसन ऑफ एक्स तो हमेशा 0 ही होगा, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि एक -2 है, एक +2 है, एक -1 एक +1 है, तो समेसन ऑफ एक्स 0 होगा। उसी तरह समेसन ऑफ एक्स वाई लेना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समेसन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे? तो -52, -30, +50, +112 इन सभी को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 80। उसी तरह समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 + 1 + 1 + 4, तो ये निकल गया 10। अब हमें करना क्या है दोस्तों? अगला स्टेप हमें करना है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो लीनियर इक्वेशन है जिससे हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन कौन से हैं वो लीनियर इक्वेशन? देखिए सबसे पहला इक्वेशन है NA = B टाइम्स समेसन ऑफ एक्स = समेसन ऑफ वाई। तो बताइए दोस्तों n कितना है यहाँ पे? n मतलब कितने डाटा हमें दी गई हैं दोस्तों, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं ये ज़रा देखिए। तो 5 नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, तो n का वैल्यू हो गया 5, तो n की जगह हम लोगों ने 5 लिख दिया। a हमें फाइंड करना है तो a का हम लोग a ही रहने देंगे। अब देखिए b टाइम्स समेसन ऑफ x है, और समेसन ऑफ x हम लोगों ने कितना निकाया है? 0। तो अल्टीमेटली जो हमारा सेकंड टर्म है वो 0 हो गया, यानी कि और समेसन ऑफ y कितना है दोस्तों? हमारा 200। तो कुल मिलाकर इक्वेशन क्या बना? a = 200/5 यानी कि 40। तो इस तरह से हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया जो कि है कितना? 40। अब बात आती है b का वैल्यू निकालने के लिए। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन है, वो क्या है दोस्तों? a टाइम्स समेसन ऑफ x प्लस b टाइम्स समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर = समेसन ऑफ एक्स वाई। तो बेसिकली आपको ये दो इक्वेशन को याद रखना है। चलिए a का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया कितना? 40। सॉरी यहाँ पे देखिए a टाइम्स समेसन ऑफ x है ना, समेसन ऑफ x कितना है? 0। तो a × समेसन ऑफ x भी 0 ही होगा। फिर जहाँ तक समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात है वो हम लोगों ने 10 निकाला।
ठीक है दोस्तों। तो बी की जगह हम लोग बी रहने देंगे और समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह हम लोग 10 पुट कर देंगे। और समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है दोस्तों, वो है हमारा 80। तो यहाँ से बी भी निकल गया हमें 8। तो हम लोगों ने ए निकाल लिया 40, बी निकाल लिया 8। तो आप अल्टीमेटली क्या कीजिए, जो हमारा लीनियर इक्वेशन था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें आप लोग पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे, ए की जगह 40 और बी की जगह 8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x जो है हमारा ट्रेंड वैल्यू है। अब क्या करना है दोस्तों, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें वैल्यू का y का वैल्यू निकालना है। पहले बताइए, सबसे पहले केस में x का वैल्यू कितना है, -2। तो x की जगह आप लोग -2 पुट कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 8 इंटू -2 यानी कि 24। 2011 के लिए बताइए दोस्तों, x की जगह -1 पुट कीजिए आप। तो कितना होगा, 40 प्लस 8 इंटू -1 यानी कि कितना हो जाएगा, 32। 2012 के लिए कैलकुलेट कीजिए। 2012 के लिए x का वैल्यू कितना है, 0। तो 40 प्लस 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 40। 2013 के लिए कैलकुलेट कीजिए, x का वैल्यू कितना है, 1। तो 40 प्लस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 48। और 2014 के लिए कैलकुलेट कीजिए तो x का वैल्यू है 2। तो 40 प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों 56। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ए भी निकाल लिया, हम लोगों ने यहाँ पे समेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू भी निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए काम का चीज़ समझिए। तो जो लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड था वो क्या निकला हमारा दोस्तों, ट्रेंड लाइन क्या निकला, y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन है 2012 पे, और x यूनिट कितना है दोस्तों, 1 ईयर। अब एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वो सेकंड पार्ट क्या था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि हमें 2016 का एस्टिमेशन निकालना था, यानी कि 2016 में उस कंपनी का नेट वर्थ कितना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए। सेकंड पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले 2016 का निकालना है ना दोस्तों, तो टी सबसे पहला काम हमें क्या निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू 40 प्लस 8x, उसमें हम लोगों को x पहले चाहिए, तभी तो हम लोग y निकाल पाएंगे। अब x कैसे निकालें, x बेसिकली है क्या, x है हमारा डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन। डेविएशन फ्रॉम ऑरिजिन, पहले ऑरिजिन क्या है हमारा, ऑरिजिन है हमारा 2012। तो ऑरिजिन से डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2016 में से, जो कि जिस साल का हमें निकालना है, 2016 माइनस 2012 करेंगे। कितना होगा दोस्तों, इसका वैल्यू 4 होगा। यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिला, 4 मिला। अब x मिल गया तो y तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे y, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दैट इज ओके। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 40। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b इज 8। सो y इज इक्वल टू 40 प्लस 8x। एंड नाउ इन प्लेस ऑफ x वी पुट व्हाट, वी पुट 4। सो 40 प्लस 8 इंटू 4 यानी कि 72 करोड़। तो ये हमारा निकल गया y बार फॉर 2016। कितना निकल गया दोस्तों, 72 करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लीनियर ट्रेंड एनालिसिस दोस्तों। इस मेथड में, इस लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको, एक बेस्ट एग्जांपल लेके स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें प्रोसीड करना है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ। सबसे पहले आप लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के बाद आप लोग कॉलम बनाएंगे। किसका किसका कॉलम बनाना है आपको, एक बार देख लीजिए। कॉलम बनाना है आपको एक्स का, वाई तो ऑलरेडी दिया रहेगा, एक एक्स वाई का कॉलम बनाना है और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। फिर सभी को ऐड कर देना है। और फिर हमारे पास जो दो फॉर्मूले थे दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, n टाइम्स एन ए प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई, और दूसरा फॉर्मूला था ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स, दूसरा फॉर्मूला था ए टाइम्स समेशन ऑफ एक्स इज प्लस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो इन दोनों फार्मूला में आप लोग एक्स, समेशन ऑफ वाई, ये सब वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको ए और बी मिल जाएगा। और जब ए और बी मिलेगा तो उसे आप लोग क्या करेंगे, फाइनली वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फार्मूला में पुट करेंगे, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस लेसन में, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस लेसन को और भी लोगों के साथ शेयर करें, और भी लोगों के तक ये पहुँचाएँ लेसन, उन्हें भी फ़ायदा हो, उनका भी CIB पेपर आसानी से क्लियर हो, कम मेहनत में क्लियर हो। तो दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग कृपया करके फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। उस पर मैं डेली बेसिस पे एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, जो कि 7 AM 7 PM सीरीज़ के नाम से है, जिसमें मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे लेसन के साथ। धन्यवाद।
दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना हमारे CIB AVM का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉड्यूल 20 से रिलेटेड है। और दोस्तों वो टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। फ्रेंड्स यदि आप इस लेसन को आखिरी तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस लेसन में आखिरी तक बने रहें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लेसन को लाइक ज़रूर करें, अपना सहयोग जरूर दें इस लेसन में। चलिए दोस्तों तो हम लोग समझते हैं इस केस स्टडी को। बेसिकली दो तरह के केस स्टडी पूछे जाते हैं जो कि हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहला टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है कंप्यूटिंग इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल। क्या मतलब हुआ दोस्तों कि हमारे पास जो सैंपल दिया रहेगा उसका लार्ज वैल्यू रहेगा और उन सैंपल के द्वारा हमें क्या करना है, इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरवल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक इंटरवल होगा, इंटरवल का एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। तो उस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बेसिकली हमें पहचानना है, हमें पता करना है कि आखिर अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। और आज मैं आप लोगों को वही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और जो कि रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसे लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैरिड अ सर्वे रिलेटेड टू बैटरी लाइफ। यानी कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने क्या की, उसने एक सर्वे की, किसी से रिलेटेड, बैटरी लाइफ से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों वो सर्वे का क्या रिजल्ट आया आइए समझते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उस सर्वे से निकला। पहला क्या था कि सैंपल का साइज़ था 100, यानी कि 100 सैंपल्स का सर्वे किया गया। दूसरा था कि सैंपल का मीन था 36 मंथ, यानी कि बैटरी का जो एवरेज लाइफ था, जिसे हम लोग मीन कह रहे हैं, मीन बोलिए या एवरेज बोलिए बात बराबर है। तो बैटरी का जो सैंपल मीन था वो कितना था दोस्तों, वो 36 मंथ आया। तीसरा दिया हुआ है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 6 मंथ। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने सैम्पलिंग वाले चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रियल टाइम मीनिंग है। ओके दोस्तों, चलिए तो ये 3 डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई हैं जो कि रिलेटेड है हमारे सर्वे से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमें इंटरवल एस्टिमेट को निकालना है। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, यानी कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ 96%। दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल को मैंने डिटेल में समझाया है अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड है। उस वीडियो पे जरूर आप लोग देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप इस थ्योरी को, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों 96% कॉन्फिडेंस इन लेवल पे हमें इंटरवल एस्टिमेट बताना है। हमें ये बताना है कि लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि यदि मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस लेवल को 96 की जगह 92% मान लिया जाए। पहले हमने 96% माना, अब हम उसे 92% मान लेते हैं, तो क्या इंटरवल एस्टिमेट अलग होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यदि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेंज करेंगे तो हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू है वो भी चेंज होगा। तो इसका तो आंसर है यस, इट विल बी डिफरेंट। बट कितना डिफरेंट होगा, आइए इसे देखते हैं, हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ों को बारीकियों से। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है। दोस्तों इस टेबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं या इसे कहीं कहीं जेड टेबल भी दिया जाएगा। दोस्तों CIB के एग्जामिनेशन में आपका चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये टेबल क्वेश्चन में दी गई होगी। जरा देखिए तो इस टेबल को अच्छे से समझिए। तो देखिए इस टेबल में 2 रो है, पहला रो है कॉन्फिडेंस लेवल का और दूसरा रो है जेड वैल्यू का। तो कॉन्फिडेंस लेवल, डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको डिफरेंट जेड लेवल की वैल्यू दी गई है। देखिए जैसे 0.7 कॉन्फिडेंस लेवल के लिए जेड के वैल्यू है 1.04, 0.75 के लिए 1.15, 0.8 के लिए 1.28, 0.85 के लिए 1.44 एंड सो ऑन। तो ये सब डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। आइए सबसे पहले हमें इंटरवल एस्टिमेट को निकालना सीखते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज टू बी कैलकुलेटेड। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कि हमारे मीन का स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना है दोस्तों। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आखिर हम लोग मीन के स्टैंडर्ड एरर को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों उसे मीन के स्टैंडर्ड एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स बार के द्वारा। तो क्या है इसका नोटेशन है दोस्तों, कैसे डिनोट करते हैं इसे हम लोग, सिग्मा एक्स बार। और सिग्मा एक्स बार का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है सिग्मा अपॉन रूट एन। आपको ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला एकदम की फॉर्मूला है, ये बार बार यूज होगा। तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए दोस्तों सिग्मा कितना दिया हुआ है हमें। सिग्मा जरा क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी गई है, 6 दी गई है।
तो 6 को हम लोग नंबरेटर में लिखेंगे और n कितना है दोस्तों, n यानी कि सैम्पल साइज जो कि है 100 और 100 का रूट होता है 10। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 6/10 यानी कि 0.6 मंथ। तो दोस्तों ये 0.6 मंथ है क्या, ये 0.6 मंथ है हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है दोस्तों, कैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला, यानी कि मीन का स्टैंडर्ड कैसे निकाल स्टैंडर्ड एरर मीन का स्टैंडर्ड कैसे निकाला। तो दोस्तों हम लोगों ने सिग्मा लिया जो कि 6 दिया हुआ था और सिग्मा है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, उसे नंबरेटर में लिखा और हमारा सैंपल साइज का रूट निकाला जो कि 100 है जो कि हमें 10 मिलेगा। तो 0.6 मंथ हमें मिल गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये पहला काम है, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया गया था, कॉन्फिडेंस लेवल 96% दिया गया था। आइए इसको हम लोग फिजिकली समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन के दोनों साइड में देखिए हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मीन होगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक मीन होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मीन के दोनों साइड में जो एरिया है वो कितना होगा दोस्तों, आप खुद सोचिए। यदि 96% पूरा का पूरा एरिया है और बीच में यदि हम लोग इक्वली डिवाइड कर दें उसे दो पार्ट में, तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा, 48% होगा। लॉजिकली भी है, 96 टोटल है तो उसका आधा पार्ट का एरिया कितना होगा, 48% होगा। यानी कि 48% लिखें या 0.48 लिखें, बात बराबर है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए, अब फ्रेंड्स हमें ये पता चल गया कि 48% एक साइड का एरिया है। अब हमें जेड टेबल का हेल्प लेना है। देखिए जेड टेबल का जब भी आप लोग हेल्प लेंगे तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि एरिया कौन सा लेना है, जो कि मैंने समझाया आपको। अब हम लोग करेंगे क्या कि 0.48 कॉन्फिडेंस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू को देखेंगे। आप जरा टेबल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। आपको देखना ये है कि जो जेड का वैल्यू होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर 0.48 वो कितना है, तो वो है आपका 0.96 वो कितना है दोस्तों। तो 0.96 से कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 2.05। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हमें जो वैल्यू दी गई है 0.96 से कॉरस्पॉन्डिंग वो है 2.05। तो फ्रेंड्स हमारा जो जेड का वैल्यू आया वो कितना आया, 2.05। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप में हमें जो है ये पता लगाना है कि जेड का वैल्यू कितना है। अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप में हमें अपर लिमिट पता लगाना है और लोअर लिमिट पता लगाना है। तो आइए अपर लिमिट का फॉर्मूला देखते हैं। अपर लिमिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, एक्स बार प्लस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। दोस्तों ये बताइए एक्स बार कितना है, एक्स बार होता क्या है, तो एक्स बार हमारा मीन है। तो मीन कितना दिया हुआ है, सैंपल का मीन कितना दिया हुआ है, 36 मंथ। और तो हम लोग एक्स बार की जगह पुट करेंगे 36 मंथ और प्लस क्या है जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो जेड कितना है दोस्तों, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.05 और सिग्मा एक्स बार हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऊपर निकाला है जो कि है 0.6। तो हमें बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स बार की जगह 36, जेड की जगह 2.05 और सिग्मा एक्स बार की जगह 0.6। तो 2.05 इंटू 0.6 हमें दे देगा 1.23 और इसमें हम लोग 36 यदि ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 37.23 मंथ। तो दोस्तों ये 37.23 मंथ हमारा अपर लिमिट निकला। और चूंकि हमें एस्टिमेट निकालना है, इंटरवल निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक लोअर लिमिट भी होगा। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करना है दोस्तों, एक्स बार तो एक्स बार ही रहेगा लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड टाइम सिग्मा एक्स बार को। यानी कि हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। एक्स बार की जगह क्या पुट करना है, 36 पुट करना है। जेड की जगह क्या पुट करना है, 2.05 और सिग्मा एक्स बार की जगह पुट करना है 0.6 मंथ। तो 36 माइनस 2.05 इंटू 0.6। तो दोस्तों 36 माइनस 1.23 इसका वैल्यू होगा और इसका वैल्यू हो गया 34.77 मंथ। तो फ्रेंड्स ये हमारा निकल गया लोअर लिमिट और एक तरफ हम लोगों ने निकाला अपर लिमिट। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या है कि जो एस्टिमेटेड मीन लाइफ है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो किसके किसके बीच लाइक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है 34.77 और 37.23 मंथ के बीच में। अपर लिमिट है हमारा 37.23 और लोअर लिमिट है हमारा 34.77। तो इसी रेंज में हमारा जो है पॉपुलेशन का मीन लाइफ फॉल कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आखिरी आंसर। अब देखिए ये हमने निकाला 96% कॉन्फिडेंस लेवल में। आपको याद होगा क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि सेम कैलकुलेशन आप करें 92% कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो आइए देखते हैं 92% कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फ्रेंड्स क्या अंतर होगा आप बताइए। सिग्मा एक्स बार तो हमारा वही रहेगा क्योंकि सिग्मा अपॉन रूट एन है, एन तो 100 है हमारा और सिग्मा भी हमें जो पॉपुलेशन का डेंसिटी दिया हुआ था वो भी फिक्स है। तो हमारा स्टैंडर्ड एरर तो वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा दोस्तों, जेड का वैल्यू अंतर होगा। आप देखिए इस टेबल को फिर से देखिए, 92%
92%, यानी कि 0.92 के कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 1.75। यानी कि हम लोग जेड का वैल्यू बस चेंज करेंगे, फार्मूला हमारा वही है। अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, अपर लिमिट का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो बताइए एक्स बार कितना है, एक्स बार तो हमारा 36 है क्योंकि हमारे सैंपल का मीन था, और जेड कितना है दोस्तों 1.75, और सिग्मा एक्स बार कितना था 0.6 जो कि हमने निकाला था। तो इसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 37.05। तो ये अपर लिमिट निकला हमें 37.05 मंथ। अब बात आती है लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला है दोस्तों एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार कितना है, एक्स बार है 36, जेड कितना है, जेड है 2.05, और सिग्मा एक्स बार कितना है दोस्तों, सिग्मा एक्स बार है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 1.75 होगा, और सिग्मा एक्स बार हमें दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ लोअर लिमिट हो गया 34.95। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट भी चेंज हो गया, अपर लिमिट भी चेंज हो गया, लोअर लिमिट भी चेंज हो गया, जैसे ही हम लोगों ने कॉन्फिडेंस लेवल को चेंज किया। चलिए ये था हमारा टाइप 1 टाइप का प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में। देखिए दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा, पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में हमें इंटरवल एस्टिमेट निकालना था, हमें सैम्पल साइज़ दिया हुआ था। लेकिन अब क्या होगा कि हमें सैम्पल साइज़ निकालना होगा, अब हमें इंटरवल एस्टिमेट दिया होगा। अंतर समझिए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। पहले में हमें सैम्पल साइज़ दिया हुआ था और इंटरवल एस्टिमेट निकालना था, अब हमें इंटरवल एस्टिमेट दिया होगा और सैम्पल साइज़ निकालना है। तो आइए जरा क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल है 92%, सैम्पल साइज़ हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने सैम्पल साइज़ 100 लिखा है, एक्चुअली में वो नहीं है, सैम्पल साइज़ 100 नहीं है दोस्तों, इसे आप लोग इग्नोर करेंगे। सैम्पल मीन 36 मंथ दिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 6 मंथ दिया हुआ है, तो हमें सैम्पल साइज़ निकालना है। तो सैम्पल साइज़ किसके लिए निकालना है, इंटरवल एस्टिमेट 1 के लिए निकालना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इंटरवल एस्टिमेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इंटरवल एस्टिमेट 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 92% कॉन्फिडेंस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू कितना है, तो वो हमें मिलेगा 1.75। और अब ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जिसमें n है हमारा सैम्पल साइज़, z है हमारा जेड टेबल, और फिर सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड एरर, और m है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n = जेड सिग्मा अपॉन m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1.75, सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे 6, और m की जगह पुट करेंगे 1। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 10.05 का स्क्वायर, यानी कि 110.25 या 111। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डील किए। पहला टाइप था जिसमें सैंपल दिया हुआ था, इंटरवल निकालना था। दूसरा टाइप था इंटरवल दिया हुआ था, सैंपल निकालना था। तो फ्रेंड्स इस तरह का लेसन मैं और लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ, और भी तरह तरह की स्टडी को डिस्कस करूँगा जिसमें बेस्ट क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस लेसन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को जोड़ें इस चैनल के साथ, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी बेनिफिट हो, वो भी CIB एग्जामिनेशन को आसानी तरीके से निकाल पाएँ। धन्यवाद। तो आप लोग का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे कोरिलेशन रेग्रेशन पे बेस्ड 2 केस स्टडी। आज हम लोग 2 केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि कोरिलेशन रेग्रेशन पे बेस्ड है। फ्रेंड्स हमारा ये CIB AVM का एक सीरीज चलता आ रहा है जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने उसका एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया कर उस प्लेलिस्ट पे जाकर और भी जो हमने वीडियो बनाए हैं जो कि AVM के केस स्टडी पे बेस्ड है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले कोरिलेशन और रेग्रेशन का जो थ्योरेटिकल वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर आप एक बार देख लें ताकि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, और उस बेसिस पे अब हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल बाय पॉपुलर बैंक रिलेटिंग टू देयर सेविंग बैंक अकाउंट्स कॉल X सीरीज एंड करंट अकाउंट कॉल Y सीरीज। मतलब एक बैंक है जिसका नाम दिया गया है पॉपुलर बैंक, तो उससे वो बैंक क्या कर रही है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है किसी से रिलेटेड कि उस बैंक में कितना सेविंग बैंक अकाउंट है और कितना करंट अकाउंट है। तो सेविंग बैंक अकाउंट को X सीरीज माना गया है और करंट अकाउंट को Y सीरीज माना गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पैरामीटर है, सामने X सीरीज है और Y सीरीज है। तो सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितना ऑब्जर्वेशन किया गया। तो X सीरीज वाले में 15 ऑब्जर्वेशन है और Y सीरीज वाले में भी 15 ऑब्जर्वेशन है। दूसरा है दोस्तों अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन X सीरीज वाले में 25 है और Y सीरीज वाले में अर्थमेटिक मीन 18 है।
तीसरा है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज वाले का है 3.01 और वाई सीरीज वाले का है 3.03। फिर चौथा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि एक हमारा अर्थमेटिक मीन है, उससे हम लोगों ने डेविएशन निकाला और उसका स्क्वायर निकाला और फिर सभी को जोड़ दिया। फिर से समझिए दोस्तों क्या क्या किया मैंने, अर्थमेटिक मीन लिया, उसका डेविएशन निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया और फिर सबको जोड़ दिया। तो वो वैल्यू एक्स सीरीज के लिए है 136 और वाई सीरीज के लिए 138। तो दोस्तों ये चार वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है एक टेबुलर फॉर्मेट में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस बेसिस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट बाय कार्ल पियर्सन फार्मूला। दोस्तों एक नया टर्म है दोस्तों, कार्ल पियर्सन फार्मूला को अपने हमें अप्लाई करना है और हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है किसके किसके बीच, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बीच। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है दोस्तों, एक और डाटा दी गई है कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 122। यानी कि क्या करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, एक्स और वाई का प्रोडक्ट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, तो उसका प्रोडक्ट हमें दिया गया, उसका समेशन का प्रोडक्ट दिया गया है 122। चलिए दोस्तों ये सब डाटा तो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया, आइए इसे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमें कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है दोस्तों 15। देखिए आप पहला ए में देख सकते हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन चाहे वो एक्स सीरीज का हो या वाई सीरीज का हो 15 ही है हमारा, तो कैपिटल एन हमें मिला है 15। दूसरा देखिए दोस्तों हमें अर्थमेटिक मीन एक्स सीरीज का दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन एक्स सीरीज को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे और वो दिया हुआ है हमें 25। उसी तरह वाई सीरीज का अर्थमेटिक मीन को हम वाई बार से डिनोट करेंगे और वो दिया हुआ है हमें 18। तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू 25 और वाई बार इज इक्वल टू 18। चलिए तीसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों सिग्मा एक्स हमें दिया गया है 3.01 और सिग्मा वाई हमें दिया गया है 3.03। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। अब हमें एक और चीज़ डाटा दी गई है दोस्तों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, आइए सबसे पहले एक्स सीरीज के लिए देखते हैं। तो एक्स सीरीज का इसका मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन। आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों एक्स बार है हमारा अर्थमेटिक मीन, एक्स है हमारा एक्स माइनस एक्स बार क्या हो गया, डेविएशन हो गया, उसका हमने स्क्वायर किया, फिर हमने समेशन किया और वो वैल्यू हमारे एक्स सीरीज़ के लिए दी गई है 136 और वाई सीरीज़ के लिए दी गई है 138। मैं फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों, कैसे लिखा है हमने, वाई बार लिया, वाई बार का डेविएशन देखा तो डेविएशन हमें मिला वाई माइनस वाई बार, फिर हमने स्क्वायर किया और फिर हमने समेशन किया। तो समेशन करने के बाद जो वाई सीरीज़ का वैल्यू मिला है वो हमें मिला है 138। और फाइनली नीचे आप देखिएगा तो एक्स वाई का समेशन हमें दिया गया है 122। तो देख सकते हैं हमने लिखा है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 122। चलिए हमने जितनी भी डाटा दी गई थी सबको मैथमेटिकल फॉर्म में अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इसे डाटा को यूज करना सीखते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है और मैं एक और फॉर्मूला आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई तो हमने निकाला था, वो कितना है दोस्तों 122। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स माइनस एक्स बार ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स बार है, इसी को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इस क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है दोस्तों। तो वो कितना दिया हुआ है 136 और y का कितना दिया हुआ है 138। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 136 इंटू 138, यानी कि इसे सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो हमें मिलेगा 122 डिवाइडेड बाय 136.99। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 0.89। तो ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए दोस्तों ये तो था पहला मेथड। अब इस मेथड में आप देखे होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई यूज नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोस्तों तो आइए उसे यूज करना भी सीखते हैं और इससे हमारा प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यदि स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में आपको मालूम है तो आपको ये फॉर्मूले को रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक सिंपलर फॉर्मूला याद रखना है और वो है समेशन ऑफ एक्स वाई। देखिए यहाँ भी समेशन ऑफ एक्स वाई था, यहाँ भी समेशन ऑफ एक्स वाई है। नंबरेटर हमारा दोनों के दोनों केस में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में कैपिटल एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
दोस्तों आप ये पाएंगे कि जो दूसरा फॉर्मूला है उसे याद करना काफ़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, नंबरेटर में क्या करना है, नंबरेटर में आपको समेसन ऑफ एक्स वाई लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है दोस्तों, कैपिटल एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, बस यही चीज़ है। तो आप जरा अप्लाई करते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले को। तो समेसन ऑफ एक्स वाई हमें कितना दिया गया था, समेसन ऑफ एक्स वाई हमें 122 दिया गया था। कैपिटल एन कितना है दोस्तों, कैपिटल एन है 15, सिग्मा एक्स कितना है 3.01, सिग्मा वाई कितना है 3.03। तो दोस्तों 122 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3.01 इंटू 3.03, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 122 डिवाइडेड बाई 136.99 यानी कि 0.89। तो दोस्तों रिजल्ट हमारा दोनों के दोनों केस में सेम ही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। यदि दिया गया है तो आप सिंपलर फॉर्मूला का यूज कीजिए, जो कि है हमारा समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। चलिए, उम्मीद है ये पहला केस स्टडी तो आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस सिंबल का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या मीनिंग है और कैसे किसे अप्लाई करना है। आइए एक और केस स्टडी को डिस्कस करते हैं हम लोग। इस केस स्टडी में क्या पूछा गया है, आइए समझते हैं। जोनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंटरनेशनल बैंक ऑन कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिकवरी ऑफ लोन फॉर ब्रांच मैनेजर कंडक्टेड एन इवेल्यूशन टेस्ट। यानी कि कोई ट्रेनिंग सेंटर है इंटरनेशनल बैंक का, उसने क्या किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया, किस चीज़ पे, लोन रिकवरी पे, किसका, ब्रांच मैनेजर का। और उसने ऐसा करने के बाद एक इवेल्यूशन टेस्ट को कंडक्ट किया। अब क्या हुआ कि जो डाटा था लोन रिकवरी का, जो मैनेजर का डाटा था उससे कलेक्ट किया गया। अब वो डाटा हमें दिया गया है, देखिए यहाँ एक टेस्ट किया गया जो, और इसमें आउट ऑफ 50 स्कोर दिया गया। तो देखिए 33 है, तो 33 से कॉरस्पॉन्डिंग लोन रिकवरी कितना है दोस्तों, यदि 65 लाख लोन रिकवरी हुआ है तो उसे 33 टेस्ट स्कोर दिया गया है। यदि 56 लाख लोन रिकवरी हुआ है तो उसे 27 टेस्ट स्कोर दिया गया है। यदि 95 लाख लोन रिकवरी हुआ है तो 41 उसे टेस्ट स्कोर दिया गया है। यदि 64 लाख लोन रिकवरी हुआ है तो उसे 37 टेस्ट स्कोर दिया गया है। और यदि 50 लाख लोन रिकवरी हुआ है तो उसे 22 टेस्ट स्कोर दिया गया है आउट ऑफ 50। ये हमें लिखा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरिलेशन बताओ ट्रेनिंग का और लोन रिकवरी का। चलिए आइए समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए हर एक केस में हमारे पास दो वेरिएबल होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, तो उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेस्ट स्कोर को वेरिएबल को एक्स मान लेते हैं और लोन रिकवरी को वेरिएबल वाई मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों एक टेबुलर फॉर्मेट में समझिए, ये टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल मिलाकर 7 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है टेस्ट स्कोर का, दूसरा कॉलम है, देखिए टेस्ट स्कोर को हमने स्मॉल एक्स मान लिया, ठीक है, कितना कितना है 33, 27, 41, 37, 22, जो कि आप देख सकते हैं। दूसरा कॉलम हमने बनाया डेविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहले डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने से पहले ये तो जानना होगा कि मीन क्या है। तो मीन कैसे निकालेंगे, आप 33, 27, 41, 37 और 22 इन सभी को जोड़ लीजिए और 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, तो 32 है हमारा मीन। और हमें क्या करना है कि सबको 32 से घटाना है, यानी कि 33 माइनस 32, 27 माइनस 32, 41 माइनस 32, 37 माइनस 32 और 22 माइनस 32। तो आप ऐसे करेंगे तो क्या पाएंगे 1, -5, 9, 5 और -10। चलिए हमने डेविएशन भी निकाल लिया मीन से। उसका अगला कॉलम हमें बनाना है स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि जो डेविएशन हमने निकाला है दूसरे कॉलम में उसका स्क्वायर करना है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस एक्स स्क्वायर से, स्मॉल एक्स स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और एक काम और करना है दोस्तों कि समेसन, इसका समेसन भी निकाल लेना है, यानी कि समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेना है, जो कि हमें मिल जाएगा 232। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आसान है समझना। अब ये तो था बात हमारा एक वेरिएबल का, जो कि था हमारा टेस्ट स्कोर। बताइए दोस्तों दूसरा वेरिएबल क्या था। दूसरा वेरिएबल जो कि हमने एज्यूम किया था वो था लोन रिकवरी दोस्तों। तो लोन रिकवरी को हम डिनोट कर रहे हैं वाई से, ठीक है। और वाई की डाटा जो दी गई है वो है हमारे 65, 56, 95, 64 एंड 50। तो चलिए दोस्तों इसे भी क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। इसका समेसन कितना मिलेगा हमें 330 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ भी y वेरिएबल के साथ वही सब काम करना है जो हमने x वेरिएबल के साथ किया है। सबसे पहले मीन निकालना है। मीन कितना है दोस्तों, मीन है 330 डिवाइडेड बाई 5।
जो कि हमें मिलेगा, जो कि 66 मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 66, 56 माइनस 66, 95 माइनस 66, सबको 66 से घटाना है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या मिला, -1, -10, 29, -2, -16। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें स्क्वायर लेना है, यानी डेविएशन का स्क्वायर लेना है। तो डेविएशन का स्क्वायर हमें वाई स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर 1, -10 का स्क्वायर 100, 29 का स्क्वायर 841, -2 का स्क्वायर 4 और -16 का स्क्वायर 256। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा काम है जो कि हमें करना है, वो है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, स्मॉल एक्स कहाँ है दोस्तों, आप खोजिए। स्मॉल एक्स है हमारा 1 डेविएशन, और स्मॉल वाई कहाँ है, ये भी हमारा -1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स वाई का प्रोडक्ट हमें लेना है। आप समझ सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों फिर क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स वाई ले लेना है, जो कि हमें 482 मिलेगा। अब फ्रेंड्स अब देखिए, मैंने बताया था पिछले केस स्टडी में कि हमारे पास दो मेथड है कोरिलेशन निकालने का। एक तो था स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके, और एक था इन जनरल। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला काफ़ी सिंपलर है, उसे याद कीजिए। तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना होगा ना दोस्तों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक्स सीरीज़ का हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, जिससे हम लोग सिग्मा एक्स से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाला है दोस्तों, कितना निकला है 232, और स्मॉल एन कितना है दोस्तों 5 है। तो फ्रेंड्स हमें कितना मिलेगा इसका वैल्यू, अंडर रूट 46.4 मिलेगा, जिसको हम लोग फर्दर निकाल सकते हैं 6.81। उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज निकालते हैं, जिसे हम सिग्मा वाई से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन, यानी कि अंडर रूट 1202 बाई एन, यानी कि अंडर रूट 02 बाई 5, ये हमें मिलेगा 15.50। अब क्या करना है दोस्तों, कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई हमने निकाला है दोस्तों, कितना निकला था 482, उसे हम लोग नॉमिनेटर में पुट करेंगे। एन हमें दिया गया था 5, सिग्मा एक्स हमने निकाला है, कितना निकाला है 6.81, और सिग्मा वाई हमने निकाला है 15.50। बस वैल्यू को पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 0.91। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको भी टेबल बनाना आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। बस ये 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। यदि आपको कोई कठिनाई आई हो इस चीज़ को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, कौन सा केस स्टडी चाह रहे हैं, वो आप लिख के बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JIV एंड CIV मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग अपने मॉड्यूल सी का MCQs का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 दे चुका हूं दोस्तों। पार्ट 1 में कुल मिलाकर हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके पहले देखें और तब पार्ट 2 में आए। दोस्तों ये जो MCQ का सेशन है ये आप लोगों को रिविजन में हेल्पफुल होगा। मैंने आप लोगों के लिए मॉड्यूल सी का इस क्रैश कोर्स में लगभग 4 से 5 वीडियोज प्रोवाइड किए हैं, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, और प्रत्येक वीडियो लगभग 20-20 मिनट का है दोस्तों। तो आप लोग जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें। और बेसिकली ये जो MCQs का सेशन है, आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये आपको हेल्पफुल होगा रिविजन के लिए। तो दोस्तों रिविजन भी होगा, और दूसरी बात यदि कोई चीज़ आप छोड़ भी दिए होंगे या हम लोग छोड़ दिए होंगे अपने पढ़ाने में, तो वो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग आज केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिस्टर ए सीनियर citizen arrives in the bank in a full mood. He complains that it is very hot outside. The manager put out that the heat is in fact lesser this year in comparison with the last year. Mr. A gets up and goes away irritated. How do you classify the transaction as per Eric Berne theory of life position? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर ए हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, वो किसी बैंक में आए और उनको वो कंप्लेन किया कि बाहर बहुत गर्मी है। तो मैनेजर साहब जो थे बैंक के, उन्होंने बोला कि इस साल जो गर्मी है वो पिछले साल से ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या हो गया, मिस्टर ए उठ गए और वो बाहर चले गए, इरिटेट हो गए। तो आप कैसे क्लासीफाई कीजिएगा इस ट्रांजेक्शन को एज पर एरिक बर्न थ्योरी ऑफ लाइफ पोजिशन? ऑप्शन ए देखिए, मिस्टर ए वॉज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेज। ऑप्शन बी देखिए, मैनेजर वॉज इन एडल्ट ईगो स्टेट। ऑप्शन सी देखिए, इट वॉज क्रॉस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी देखिए, ऑल द करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ों को करेक्ट ऑप्शन को पता करें, एक बार क्रिटिकल ईगो स्टेट से हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों हम लोग ईगो स्टेट को। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था
कि 3 मेजर ईगो स्टेट हैं, ठीक है दोस्तों, एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। आइए थोड़ा सा समझ लें पेरेंट के बारे में। मैंने क्या बताया था कि ये जो है पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है, ये बिहेवियर को रेगुलेट करता है, या हमारा इथिकल बिहेवियर है, या जो कॉन्साइंटस बिहेवियर है, ठीक है, चेतना जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो पेरेंट स्टेट में आता है। एडल्ट में क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं, तो जो हमारा एनालिटिकल और रैशनल ओरिएंटेशन है वो एडल्ट स्टेज का है। और चाइल्ड स्टेट में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है दोस्तों। और उसके बाद मैंने बताया था ट्रांजेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक क्रॉस होता है। तो क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक तरह का समझिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग, मैं जो बता रहा हूँ आप उसे सहमत नहीं है और आप जो बता रहे हैं उसे हम सहमत नहीं है, तो हम दोनों में मतभेद है दोस्तों, तो ऐसे केस में क्रॉस ट्रांजेक्शन होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। तो देखिए क्रॉस ट्रांजेक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, क्रॉस डिजायरेबल नहीं है दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट्री डिजायरेबल है। तो बस इन इन ये थ्योरी सफिशिएंट थी। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मिस्टर ए वॉज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल सही। दोनों के देखिए ए हो चाहे मैनेजर हो, दोनों के दोनों पेरेंट स्टेट में हैं, ठीक है दोस्तों। और लेकिन जो मिस्टर ए हैं वो क्रिटिकल, उनका थॉट ही क्रिटिकल है, वो हमेशा इरिटेटिंग रहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनके लिए क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट करना बिल्कुल सही है। और दोस्तों बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर भी ईगो स्टेट पेरेंट ईगो स्टेट में, लेकिन वो एडल्ट ईगो स्टेट में है दोस्तों। और ये ट्रांजेक्शन क्रॉस ट्रांजेक्शन था। तो यानी कुल मिलाकर तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गोपाल इज अ ब्रांच मैनेजर इन एबीसी बैंक। ही हैज परफॉर्म्ड वेल इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हैज बीन रिवार्डेड वेल बाय द बैंक. He is expected to do well this year also and expect that he will get rewarded this year also. This expectation can be explained by. तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पूछा गया है कि कौन सा थ्योरी है। ऑप्शन को देखिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, पॉटर्स मॉडल फॉर सेटिस्फैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि गोपाल जो है ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक में, उन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया और उनको उसका अवार्ड भी मिला। अब इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके उसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये कौन सा थ्योरी कहता है। तो आइए दोस्तों इससे पहले कि हम लोग एक बार थ्योरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी मोटिवेशन के थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में रीइंफोर्समेंट थ्योरी को समझा था। उसमें क्या बताया था मैंने, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन। तो जहां तक बात है इस क्वेश्चन में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर गोपाल ने जो पिछला साल अचीवमेंट किया था अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम चीज इस साल भी होगा, इस साल भी वैसा ही सिचुएशन होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि दो अलग अलग सिचुएशन है और सिमिलर इन नेचर है। तो ऐसे केस में हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी काम आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉडल नॉर्मली यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन इज नोन एज डैश एंड द मॉडल यूज्ड टू टीच एडल्ट इज नोन एज डैश। ऑप्शन को देखिए, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, मॉन्टेसोरी एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जिस मॉडल से हम लोग चिल्ड्रन, जो मॉडल का यूज किया जाता है चिल्ड्रन को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पेडागॉगी, एंड जिस मॉडल का यूज किया जाता है एडल्ट को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रागॉगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेडागॉगी फर्स्ट होगा और एंड्रागॉगी लास्ट में होगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मिस्टर रामाकृष्णन वर्क एज क्लर्क इन एबीसी बैंक. He never look at the salary slip, does not demand overtime, and put in nearly 20 extra hours per week in the bank helping computer department with new programs. At what level are his needs from the Maslow hierarchy of needs? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर रामाकृष्णन क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं किसी एबीसी बैंक में, उन्होंने कभी भी सैलरी स्लिप को नहीं देखा और ना ही उन्होंने ओवरटाइम का डिमांड किया, और एक्स्ट्रा 20 घंटा पर वीक वो दे रहे हैं बैंक में। किस रूप में? वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो आप बताइए मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी से उनका जो नीड का जो लेवल है वो किस लेवल पे है उनका नीड। हम लोगों ने देखा था 5 लेवल था दोस्तों। तो जरा देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है सोशल, ऑप्शन बी कर रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी कर रहा है सेफ्टी, और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो आइए सबसे पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर ले इस मास्लो हायरार्की थ्योरी को और फिर इसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने 5 मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर 5 नीड्स को पढ़ा था। एक था साइकोलॉजिकल, यानी कि जिस लेवल पे हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नाम से ही क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है सोशल मतलब कि फ्रेंडशिप, पीयर, वर्क ग्रुप, ये सब हमारे आते हैं सोशल नीड्स में। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेल्फ स्टीम, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, जॉब टाइटल, ये सब आते हैं सेल्फ स्टीम में। और सबसे लास्ट आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू अकम्प्लिश एंड अचीव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा जो कैरेक्टर है दोस्तों,
मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रामाकृष्णन की, तो उनका ना ही उनका सेफ्टी नीड नहीं है। इस जैसा सिचुएशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके अकॉर्डिंग उनका साइकोलॉजिकल नीड नहीं है दोस्तों, उनका हमारा सोशल नीड नहीं है, ये उनका सेफ्टी नीड नहीं है ये, बल्कि उनका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मिसेस चंपा ज्वाइंट स्टेट बैंक ऑफ पंजाब probationary clerk in 1998. She was promoted as junior officer in 2003. Subsequently, she chose not to go for any further promotion. She has chosen dash career concept. तो दोस्तों हम लोगों ने कैरियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लीनियर, प्लेटियो और भी डिफरेंट तरह के कैरियर पैटर्न थे। इसको मैंने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था, इसलिए आज हम लोग दोबारा इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिसेस चंपा ने स्टेट बैंक ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया क्लरिकल पोजीशन पे 1998 में। उन्होंने एक प्रमोशन लिया, ऑफिसर बनी वो 2003 ईस्वी में। अब वो सोची कि अब उन्हें फर्दर प्रमोशन नहीं लेना है, तो उन्होंने कौन सा कैरियर कंसेप्ट को चूज किया? ऑप्शन को देखिए, लीनियर, ऑप्शन बी है स्टेडी स्टेट, ऑप्शन सी है ट्रांजिटरी, ऑप्शन डी है स्पाइरल। तो दोस्तों लीनियर में मैंने क्या समझाया था, लीनियर में ये होता है कि आपने किसी पोजीशन पे ज्वाइन किया और आप केवल ऊपर भागते जा रहे हैं, तो वो लीनियर कहलाता है। फिर अगला आता है ट्रांजिटरी। तो दोस्तों ट्रांजिटरी में मैंने क्या समझाया था, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, एक संस्था को ज्वाइन किया, आप क्या किए, आप फिर दूसरे संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तीसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इसे ट्रांजिटरी कहते हैं। और स्पाइरल में क्या बताया था, आपने एक संस्था को ज्वाइन किया, उसमें प्रमोट हुए, फिर आपने दूसरे संस्था में ज्वाइन किया, उसमें भी प्रमोट हुए, ऐसे करके आप संस्था भी बदल रहे हैं और ऊपर भी भाग रहे हैं, तो इसे हम लोग स्पाइरल कैरियर कहते हैं। लेकिन जहाँ इस क्वेश्चन का सवाल है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, क्योंकि उसने क्या किया, एक प्रमोशन लिया और फिर वहीं रुक गई, तो इसे कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट कैरियर पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस अटैच टू जॉब आर एग्जांपल ऑफ डैश फैक्टर एज पर हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो दोस्तों हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी था, हम लोगों ने 2 फैक्टर थ्योरी स्टडी किया था दोस्तों। तो पूछा गया है कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और स्टेटस ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन कर रहा है हाइजीन, बी कर रहा है मोटिवेशन, सी कर रहा है इनकरेजिंग और डी कर रहा है लग्जरस। तो आइए एक बार हर्ट्जबर्ग थ्योरी को एक बार सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हर्ट्जबर्ग थ्योरी में मैंने समझाया था, आप लोगों को ये चार्ट बताया था, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है और एक हाइजीन फैक्टर होता है। मोटिवेशन के अंदर प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट आती हैं, और हाइजीन के अंदर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे, कंपनीज पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी आती है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मोटिवेशन में तो आता नहीं है, ये आता है हमारा हाइजीन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइजीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है वो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। तो यदि आप नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को समझ रहे हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाने में सफल होंगे। तो जरूरी ये है कि हम लोग नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक लाइन उसमें जो है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है उसमें दोस्तों। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर में। मिस्टर मोहन चंद्र एजीएम वाज एन ऑटोक्रेटिक बॉस, ये केस स्टडी है दोस्तों। तो मिस्टर मोहन चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि वो एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, और वो ऑटोक्रेटिक है, और वो फुल कंट्रोल चाहते हैं अपने डिवीजन पे। 4 ऑफिसर उनके अंदर हैं, एक मिस्टर स्वामीनाथन, मिस्टर घोष, मिस्टर मेहता और मिस्टर पाटिल, वो उनके अंदर काम कर रहे हैं, मिस्टर मोहन चंद्रा के अंदर। अब देखिए, अब सभी का कैरेक्टर बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है मिस्टर स्वामीनाथन का, कि वो जो है सिस्टमेटिक है और इफिशिएंट वर्किंग है, और वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं करेक्टली बताते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे उसका रीजन समझाते हैं। तो ये कैरेक्टर है मिस्टर स्वामीनाथन का। अब बात करते हैं मिस्टर चंद्रा का। वो क्या करते हैं, वो अपना केसेस को क्लियर करते हैं बिना किसी से ज़्यादा क्वेरी पूछे। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर घोष का। मिस्टर घोष जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में बिल्कुल नए हैं और उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है क्रेडिट एरिया का। तो वो क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने कलीग से और अपने सीनियर से, और वो जो है फ्रिक्वेंट फायरिंग से प्रोन है, मतलब लोग उन्हें ही डांटते हैं, उनके बॉस जो है उन्हें सबसे ज़्यादा डांटते हैं। अब बात करते हैं मिस्टर मेहता का। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, आर्गुमेंटेटिव मैन है, वो अपना स्टैंड लेते हैं अपने एक्शन पे, हमेशा अपना स्टैंड लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने चारों पर्सन का कैरेक्टर देख लिया, और 5वां था जो बॉस था उसका भी कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि जो हमारे मिस्टर मेहता थे
ठीक है दोस्तों, वो क्या बिलीव करते हैं कि जो मिस्टर मोहन चंद्रा हैं, जो उनका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है, और वो हमेशा उनको चैलेंज करते हैं अपने डिसीजन को अलग चेंज करने के लिए। और मिस्टर पातिल जो है वो दूसरे कैरेक्टर थे, वो भी बहुत कैजुअल थे अपने अप्रोच में। ही यूज टू ऑलवेज इन पास्ट ग्लोरी, वो अपने पिछले ग्लोरी को याद करते रहते थे, अपने पिछले अचीवमेंट को याद करते रहते थे, और किसी भी चीज़ को कंडेम करते थे दोस्तों। किसी भी चीज़ को जो है उसको उसे वो कंडेम करते थे, और फिर दूसरे के डिसीजन को भी वो कॉन्डेम करते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब हमारे पास एक कुछ केसेस दी गई हैं। अब देखिए उसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर मेहता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर मेहता। तो अब एक बार मोहन चंद्रा को देखिए और मिस्टर मेहता को देखिए, किसके व्यू पॉइंट से, तो मिस्टर मेहता के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए देखिए, आई एम ओके यू आर ओके। ऑप्शन बी देखिए, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। सी देखिए, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। और डी कह रहा है, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो दोस्तों मोहन चंद्रा तो हमारे बॉस थे, ठीक है, हम लोगों ने देखा ही था उनका कैरेक्टर कैसा था। उनका कैरेक्टर था कि वो दूसरे पे जो है अपना डिसीजन दूसरे पे थोपते थे, जो वो कहेंगे वही सही है। और मिस्टर मेहता को भी हम लोगों ने देखा है, सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर थे वो आर्गुमेंटेटिव मैन थे। वो हमेशा जो है उसके अगेंस्ट बोलते थे, मोहन चंद्रा के अगेंस्ट बोलते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ही यूज टू चैलेंज हिम फॉर डिफरिंग फ्रॉम हिज डिसीजन। तो बस ये लाइन काफी है समझने में। आप बताइए मिस्टर मेहता के संदर्भ में आप क्या कहिएगा? आप यही कहिएगा कि मैं सही हूं लेकिन तुम सही नहीं हो। वो हमेशा मोहन चंद्रा को ऐसा ही तो कहेंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे इस थ्योरी को हम लोगों ने देखा था। लाइफ के पोजीशंस को 5 पोजीशंस होते हैं, वही जो हमने सामने आपके लिखा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर पाटिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर पाटिल। ऑप्शन सब वही है। तो अब आ जाइए, मोहन चंद्रा को ले लीजिए और पाटिल को ले लीजिए। तो पाटिल के रिस्पेक्ट में आप जरा देखिए पाटिल के बारे में क्या कहा गया है। उनका भी काम वही था, वो भी दूसरे के डिसीजन को क्या करते थे, कॉन्डेम करते थे, गलत साबित करते थे दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी सेम आंसर होगा कि मैं सही हूं लेकिन तुम सही नहीं हो, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर स्वामीनाथन। तो दोस्तों याद कीजिए, स्वामीनाथन हमारे सबसे पहले कैरेक्टर थे, और वो उनका डिसीजन रैशनल होता था। यदि वो गलती करते थे तो मानते थे कि मैं गलती किया हूं, ठीक है दोस्तों। तो मिस्टर स्वामीनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेक्ट होगा, आई एम ओके एंड यू आर ओके, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। और लास्ट देखते हैं बिटवीन मिस्टर चंद्रा एंड मिस्टर घोष। तो मिस्टर घोष का देखिए एक बार कैरेक्टर क्या था, एक बार रिकॉल कीजिए मिस्टर घोष का कैरेक्टर दोस्तों। तो मिस्टर घोष के बारे में क्या कहा गया है कि वो नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में, और उनको बार बार जो है झेलना पड़ता था दूसरे का जो भी ये था फायरिंग था उन्हें झेलना पड़ता था दोस्तों। तो मिस्टर घोष और मिस्टर चंद्रा के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए होगा आई एम नॉट ओके, ठीक है, मैं सही नहीं हूँ लेकिन तुम सही हो, ठीक है, क्योंकि वो नए नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में और ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, इसीलिए वो कहेंगे आई एम नॉट ओके। उनका जो लाइफ पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तो उम्मीद है दोस्तों ये 4 क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया होगा। मैं बेसिकली वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोग आपको एक्सपोजर सभी तरह के क्वेश्चन का मिल पाए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइकोएनालिटिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। As per Freud, every individual personality has 3 components, which can be called ID, ego and superego, according to theory. Obvious सी बात है, क्वेश्चन साइकोएनालिटिकल थ्योरी से पूछा गया है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, ID, ego and superego। तो ID इज द ऑप्शन ए कर रहा है, ID इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ऑप्शन बी कर रहा है ID इज द बेसिक और एनिमल इन नेचर। ऑप्शन सी कर रहा है ID डिमांड्स प्लेजर सून एज इट फील्स लाइक। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आइए एक बार साइकोएनालिटिकल थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने समझाया था आप लोगों को साइकोएनालिटिकल थ्योरी को, ठीक है। इसमें जो कहा गया था कि ह्यूमन बिहेवियर 3 साइकोएनालिटिकल एलिमेंट से बना हुआ है, एक है आईडी, एक है ईगो और एक सुपर ईगो। देखिए ये डायग्राम समझिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हमारा आईडी और सुपर ईगो है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और ये ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों समझ सकते हैं ये नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इसी नोट से क्वेश्चन पे आपको मिल रहे हैं, तो इसे एक एक लाइन को समझना काफी आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मैंने आईडी में क्या बताया था कि आईडी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो ईगो है दोस्तों वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो सुपर ईगो है वो हमारा हायर रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आईडी जो है अनकॉन्शियस माइंड का फाउंडेशन है, बिल्कुल सही। आईडी जो है एनिमल और बेसिक नेचर है, बिल्कुल सही। और आईडी डिमांड करता है प्लेजर, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। मैंने कुल मिलाकर 15-16 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये क्रैश कोर्स बेसिकली आप लोगों को हेल्प करेगा बेसिकली CIV को क्लियर करने में। तो ये क्रैश कोर्स आप लोगों को हेल्प करेगा। तो दोस्तों यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और PDF आपको रेगुलरली टाइम इंटरवल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।